अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीज़ुल्लाह खान और आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। अच्छा नाजरीन, पहले हमने पिछले प्रोग्राम में एफआईआर पे बात की थी कि एफआईआर जब दर्ज होती है और क्यों दर्ज नहीं होती, उस पे हमने बात की। और अब हम जो बात कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या होता है। आप सबको पता है कि एफआईआर क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर कोई वकूआ किसी शख्स के साथ होता है, कोई हादसा होता है, कोई डकैती होती है, चोरी होती है, या उस बंदे को कोई मारता पीटता है, तो उसकी एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। अब अगला मरला है जी तफ्तीश का। तो ये तफ्तीश क्या है जी? आम लफ्जों में तफ्तीश को ये कहा जाता है कि तफ्तीश जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, यानी शहादतें इकट्ठी करनी हैं उस पुलिस ऑफिसर ने जिसको वो तफ्तीश मार्क हुई है। यानी एसएचओ किसी पुलिस ऑफिसर को जो एएसआई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो सकता है उसको तफ्तीश मार्क करेगा, और उसके बाद वो जो तफ्तीशी है वो पहले तो मौका मुलाहजा करेगा, वहाँ जाएगा और जाके वो जगह देखेगा जहाँ मसलन मैं अगर आपको बताता हूँ कि 302 हो गया जी, कत्ल हो गया, तो वहाँ जाके देखेगा कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्या है यहाँ, कैसे हुआ। फिर एफआईआर में कुछ लोग नामजद हुए तो वो उनके बारे में वो तहकीक करेगा। फिर वहाँ पे वो एक नक्शा मौका बनाता है जी। वो नक्शा मौका होगा कि कहाँ से मारने वाले आए, ये सारी निशानदेही उसको मुद्दई कर रहा होता है और गवाहान कर रहे होते हैं जो वहाँ मौजूद हैं। अब वो नक्शा मौका बनाने के बाद फिर वो गवाहान के बयानात उधर लिखता है, लोगों से पूछ कुछ करता है, तो इसे तफ्तीश कहा जाता है। अब तफ्तीशी का नाजरीन ये काम है कि ये सारी एविडेंस इकट्ठी करे, और जब मुलजिम गिरफ्तार हो जाएं उनका रिमांड जिस्मानी लें, उनसे आला ज़रब या आला कत्ल बरामद करे और उसको ले जाके फिर वो चालान 173 का मुरतब करके अदालत में पेश करेगा। अब अदालत ने आगे उसको देखना है कि क्या जो सबूत इकट्ठे करके तफ्तीशी लाया है, जो शहादतें उसने इकट्ठी की, क्या वो इस काबिल हैं कि उससे मुलजमान को सज़ा दी जा सके। और बाज़ का क्या बहुत यही हो रहा है आजकल कि जो शहादतें हैं या सबूत हैं वो इस तरह इकट्ठे नहीं किए जाते या प्रोड्यूस नहीं किए जाते अदालत के सामने, जिससे मुलजमान बरी हो जाते हैं। और यहाँ कन्वेक्शन रेट जो है पुलिस में अदालतों का वो बहुत कम है, यानी 2.5% आजकल आ रहा है बड़ा ज़ोर लगा के, लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो बेतहाशा मुकदमात जो हैं वो इसमें बरी हो जाते हैं। तो तफ्तीश अगर होने के बाद किसी शख्स को उस तफ्तीश पे एतबार नहीं है, मुद्दई को एतबार नहीं है या मुलजिम को एतबार नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे जी? तो फिर इसका तरीक़ाकार है ये कि जी आप एक दरख्वास्त देंगे किसी सीनियर को, आप अदालत में जाएंगे और जाके एक रिट करेंगे 22 AB के जी कि मेरी तफ्तीश सही नहीं हुई। और अगर आप दरख्वास्त देते हैं सीनियर को जाके, तो फिर सीनियर उस दरख्वास्त के साथ क्या सलूक करता है, वो दरख्वास्त कहाँ जाती है, तफ्तीश कैसे तब्दील होती है, और आप कितनी दफ़ा तफ्तीश तब्दील करा सकते हैं। आप एक दफ़ा तफ्तीश तब्दील करा सकते हैं, 2 दफ़ा करा सकते हैं या 3 दफ़ा करा सकते हैं। आज हम इस प्रोग्राम में इन सारी बातों को देखेंगे और इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये प्रोग्राम नाजरीन इसलिए है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो, आप लोगों को पता चले कि जो कवानीन जो बनाए जाते हैं या जो चीज़ें हो रही होती हैं आपके साथ वो क्या हैं। यानी बहुत से लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि तफ्तीश को आप मैनेज कैसे करते हैं। अगर किसी तफ्तीशी ने गलत तफ्तीश कर दी तो आप उसको सज़ा कैसे दिलवा सकते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों का इस प्रोग्राम में हम देखेंगे जी। अभी लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और फिर आते हैं जी ब्रेक के बाद जी। नाजरीन, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि तफ्तीश क्या है और तफ्तीश के कितने मराहल हैं, तफ्तीशी अफसर ने क्या क्या करना होता है और फिर चलान कैसे सेटअप करना होता है कोर्ट में, और फिर उसके बाद अगर कोई तफ्तीश गलत होती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक आम आदमी को, मुद्दई को या मुलजिम को। तो इस सिलसिले में आज हमने तकलीफ़ दी है जनाब सरदार ज़फ़र ख़ान तरीन साहब को। तरीन साहब एडवोकेट हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। खैरियत से हैं सर। सर अल्लाह की रहमत है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है और क्रिमिनल को आप देखते हैं, तो इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि जी ज़रा बताइए इन लोगों को जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि तफ्तीश है क्या।
हर बात में तफ्तीश ये होगी, तफ्तीश गलत होगी, तफ्तीश सही हो गई। तो ये तफ्तीश है क्या सर, ज़रा इसके बारे में बताइए जी। करता हूँ सर कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये सर्टनली एक मरहला है कि व्हेन फर्स्टली एफआईआर वुड बी लॉन्च सर्टनली, जी जी और जब लॉन्च हो जाती है और उसमें कोई भी जो फरीक है, नो मैटर व्हाट, ही इज अ कंप्लेनेंट और ही इज अ उसके अंदर अक्यूज्ड है, जी तो सर whosoever is dissatisfied with the investigation, तो उसको ये राइट हासिल है कि वो ही कैन मूव द एप्लीकेशन बिफोर द एसपी इन्वेस्टिगेशन, और वो जाके वहां पर जाके तो अपने इन्वेस्टिगेशन को चेंज करवा सकता है। ये बेसिकली जो है ये है सर फेयर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि आपके आर्टिकल 10A जो है, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जी जी उसके मुताबिक आर्टिकल जो 4 है उसके मुताबिक भी हर सिटीजन को, पाकिस्तान के हर सिटीजन को ये राइट हासिल है कि वो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मिले और जी जी फेयर ट्रायल मिले। और फेयर ट्रायल इज सर्टनली अ लेटर स्टेज, बट द फर्स्ट स्टेज इज फेयर इन्वेस्टिगेशन। जहां पर कोई मैलाफाइडी हो, जहां पर कोई आदमी ऐसा हो कि जिससे आपको ये लगे कि उसकी द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द जी। बेसिस ऑफ द मैलाफाइड इंटेंशन, तो सर्टनली उसमें जो भी डिससेटिस्फाइड होगा उस इन्वेस्टिगेशन अच्छा से सर, और तरीन साहब, ये तो सर आप कह रहे हैं कि जी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। मैंने अर्ज किया था सर शुरू में, पब्लिक को ये बताएं, लोगों को ये बताएं, आम लोगों को सर नहीं पता कि तफ्तीश है क्या, तफ्तीश होती क्या है जी। FIR लाज होगी सर, मैं ये आपको थोड़ा दे देता हूँ क्ल्यू के जी, 302 की FIR लाज होती है। अब FIR दर्ज मैं सर कराने के बाद जो तफ्तीशी है, जिसके नाम तफ्तीश मार्क होती है, वो क्या करेगा सर? वो तफ्तीश को कैसे इकट्ठा जी सर, करता है, वो एविडेंस कैसे इकट्ठा करता है, किस कानून के तहत ये एविडेंस इकट्ठी होती है, तफ्तीश किस कानून के ये तहत सर होती है, ये काइंडली बता दीजिएगा जी मैं अर्ज करता हूँ। सर। ये बेसिकली सर जो इन्वेस्टिगेशन है ये बेसिकली 154 के तहत जो है आपकी FIR लॉन्च होती है, जी 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 और जी उसके बाद आप जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो 156 और 157 जो दोनों ही आ जाती हैं। तो इसके मुताबिक जो है आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक जो भी इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन है क्या, आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द जी, इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन है टू ब्रिंग द ट्रुथ ऑन द सरफेस, जो फाइल के ऊपर ट्रुथ जो है वो सामने आए। क्योंकि देखे ना, कोई आदमी उसके साथ ज्यादती भी हो सकती है कि वो बेसिकली वो हो ही टोटली बेगुनाह, लेकिन जो कंप्लेनेंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू है, खासकर ये साउदर्न पंजाब के अंदर उन्होंने कहा है जी कि कंप्लेनेंट पार्टी always tries to falsely implicate the rest of the family member so that nobody should remain outside from the jail to follow the case। यानी कि कोई आदमी घर का रहे ही ना। एक आदमी ने अगर जुर्म किया तो 4 भाई हैं, चारों को बीच में रख दिया है, वालिद को भी बीच में रख दिया है। अब अगर मुदई ने तो अपना बयान दे के FIR लॉन्च करवा दी, तो उसी ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर और फिर पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसके मुताबिक, जो उसका सेक्शन 18A जो है उसके मुताबिक जो है आपको एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, और कपल विद ही आपको जो मैंने पहले अर्ज किया कि वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो भी उसका राइट है, तो ज़ाब्ता फौजदारी हो गया। और उसके बाद जो है ये आपका आईने पाकिस्तान, और उसके अंदर जो है टू ब्रिंग द ट्रुथ। इन्वेस्टिगेशन क्या है, यानी इन्वेस्टिगेशन ये है कि असल हकायक को सफ़े मिसल पे लाया जाए, और असल हकायक जिस वक्त वो ट्रायल का टाइम आए तो वहां पर जो है वो जो बैठे हुए हैं, जज साहब बैठे हुए हैं, तो वो कम अज कम जो है ना वो टू रीच द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, वो कम अज कम जो है ना इंसाफ के तकाजों को पूरा कर सकें। क्योंकि कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो सारा पुलिस का प्रीरोगेटिव राइट है, वो जज साहब का प्रीरोगेटिव राइट नहीं है। वही FIR, वही इन्वेस्टिगेशन, वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक वही जाती है। यानी सर तो आप इसलिए ये फरमा रहे हैं सर कि वो जो तफ्तीशी है वो मौके पे जाएगा, नक्शा मौका बनाएगा, उसके बाद गवान के बयानात लिखेगा, मुदई का बयान लिखेगा, फिर वो देखेगा, वहाँ पे लोगों से पूछ कुछ करेगा, तो ये सारी चीज़ें तफ्तीश में आती हैं सर। सर्टनली अगर किसी जगह पर मर्डर हुआ है तो मर्डर वाली जगह पर तफ्तीशी जिस वक्त जो है ना वो बंदे पुलिस जाती है, फिर वो IO वहां पर जाता है, वहां से जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वहां से वो जाके कलेक्ट करेगा। वहां पर अगर कोई ब्लड स्टेन अर्थ पड़ी है तो वो करेगा, अगर किसी को फायर लगा हुआ है
तो सर्टनली उसकी एम्प्टीज जो है वो वहां पर पड़ी हुई होंगी, वो एम्प्टीज जो है ना वहां से वो कलेक्ट करेगा। और उसके बाद जो है ये सारे करते हुए फिर जिस वक्त वो मुलजिम पकड़ा जाता है, तो मुलजिम की पॉइंटेशन के ऊपर अगर कोई पिस्टल के साथ है तो वो पिस्टल की रिकवरी जो है ना वो करेगा, और अच्छा उसके बाद अपनी ओपिनियन उसके ऊपर फॉर्मुलेट करेगा। ये सारी चीजें जो है ये इन्वेस्टिगेशन के मराहल के अंदर दर्जा ब दर्जा जो है ये इसी तरह से ही आती रहती है। यू आर सेइंग राइट। अच्छा सर, इसमें क्या जो जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, उन्हें उनका पुलिस की तफ्तीश से इत्तफाक करना ज़रूरी होता है? सर कई मिसालें ऐसी जो मेरी लाइफ में गुजरी कि हमने मुल्ज़मान को बेगुनाह लिखा जी अपनी तफ्तीश में, लेकिन जज साहब उसमें सजा दे देते हैं, वो क्या होता है सर? सर हमारे पाकिस्तान में कानून ये है कि बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हमारी यकीनन पुलिस है या ऊपर एफआईए है या मुख्तलिफ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पुलिस की बात ही कर रहे हैं। जी जी। हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक लॉ है कि पुलिस ओपिनियन इज नॉट इप्सिड बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। अच्छा यानी कि जो पुलिस की राय है, नो मैटर व्हाट, के वो किसी आदमी को गुनाहगार करार दे देते हैं या किसी आदमी को बेगुनाह करार दे देते हैं। तो दोनों सूरतें जो हैं उसमें वो बाइंडिंग अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अदालत की अपनी इंडिपेंडेंट जो है उसकी जो है वो अपना ट्रायल होगा, और वो ट्रायल में जाके अगर वो ये महसूस करते हैं कि जिस आदमी को पुलिस ने गुनाहगार करार दिया तो वो समझते हैं कि ये टोटली बेगुनाह है, और इन्वेस्टिगेशन जो है इससे मेलाफाइडी की स्मेल आती है, इससे मतलब है इसमें कि सम अल्टीरियर मोटिव हैज बीन अचीव्ड बाय द आईओ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उस मुल्जिम को बरी कर देगा। और अगर कोई ऐसा आदमी जो जिसने दिन दहाड़े उसने कत्ल किया है, लेकिन आईओ ये कहता है कि नहीं जी ये तो बंदा बेगुनाह है, तो अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि ये बंदा जो है जी गुनाहगार है, उसकी बेगुनाही जो गलत तौर पे की गई है, तो उसको बरी कर सकता है। ये हमारा लॉ ऑफ द लैंड है यहाँ पर पाकिस्तान में। अलबत्ता इंग्लैंड के अंदर जो है वो जो आईओ की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इट कैरीज लॉट ऑफ वेट। जो आप यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, इवन अमेरिका के अंदर भी जो लॉ है वो तकरीबन जो हमारी तरह का सिमिलर ही है। तो लेकिन वहां पर जो है इंग्लैंड के अंदर खासकर जो है वहां पर जो है ना आईओ की बात को जो है ना हमेशा जो है इट कैरीज वेट, और उसका तो माना सर क्या जाता है आप कि समझते वट हैं कि एवर जी ट्रस्ट नहीं है, हमारे हमारे पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट पे ट्रस्ट नहीं है कि कोर्ट को देखना चाहिए ना सर? बहुत से जजेस देखते भी हैं सर, इसमें मैंने ये भी देखा है। तो क्या पुलिस सर की बिल्कुल। राय मुकद्दम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपके ख्याल में क्या है सर? मैं ये समझता हूं कि इस पे अगर तो सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले तो खान साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें अपने मुआशरे को जो है ना उसको सुधारना पड़ेगा। इस वक्त हमारे आप देख रहे होंगे कि जो पोजीशन हमारे मुल्क के अंदर है, तो इसमें तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना भला वो बिल्कुल शेक हो चुका है। जी ऐसा ही है तो सर, इदारों सबसे पे बड़ी ट्रस्ट चीज खत्म हो यही है, गया। जी सर। सबसे बड़ी चीज यही है, जब तक लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं होगा। अब देखें, पुलिस ऑर्डर 2002 किसी टाइम के ऊपर जो है ना जी वो बनाया गया, और उसके अंदर जो था सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करती थी, और एक इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उन्होंने कहा जी कि 18A के तहत जो है आप कोई भी आदमी जो है वो मूव करेगा अपनी, यानी हु वाज डिससैटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन, जी जी। वो अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके बाद तीसरी इन्वेस्टिगेशन थी ही नहीं। ये 2002 के बाद जो है ये पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ था। हत्ता कि आईजी को भी, आईजी ने एक दो जगहों पर जिसमें हाई कोर्ट के वाज़ेह तौर पे मतलब लॉ जो है ये साइटेशन जो है मौजूद हैं कि जिसमें आईजी साहब ने इन्वेस्टिगेशन को चेंज किया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्होंने आईजी की वो उन्होंने कहा जी आईजी हैज गॉट नो नेक्सस टू चेंज द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज ही हैज गॉट नो पावर टू चेंज द इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा जी कि उसके लिए उन्होंने एडिशनल आईजी बनाया था इन्वेस्टिगेशन, और नीचे इन्वेस्टिगेशन का वॉच एंड वार्ड, जिसको आपको मैं याद कराता हूं कि जी जी। वॉच एंड वार्ड को आपके उस सर्विस के टाइम पे वॉच एंड वार्ड को अलहदा कर दिया गया था, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का जो है टोटल अलहदा कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूं कि पुलिस को भी यकीनन जो है अपने मेयार को बेहतर करना पड़ेगा, और अदालतें तभी जो है यकीनन जो है उसमें से किसी जगह पर कोई। अच्छा तरीन साहब, अच्छा सर इसमें देखिए ना जी, वॉच एंड वार्ड को अलहदा किया गया, तफ्तीश को अलहदा किया गया, लेकिन आज भी लाहौर में और मुल्तान में तो शायद हो सकता है कि तफ्तीश और वॉच एंड वार्ड अलहदा हों, लेकिन जो छोटे ज़िले हैं जैसे रीमियार खां है, भावलपुर है, झांग है, वहाँ तो सर इकट्ठे ही हैं सारे,
वही ड्यूटी भी कर रहे होते हैं, वही तफ्तीश भी कर रहे होते हैं, और तफ्तीश की उन्हें हलेबे नहीं आ रही होती, तफ्तीश की प्रॉपर सर मैं ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। आपसे मैं बिल्कुल अक्सर ये एग्री कहता हूँ करता हूँ, सर, लेकिन मैं ये सर, कहता हूं कि जी जिस तरह डॉक्टर में डॉक्टर बनता है, स्पेशल वो कोर्सेज करता है, तो क्या तफ्तीशी ऐसे होने चाहिए कि जो जिन्हें कोर्सेज कराए जाने चाहिए और वो प्रॉपर एविडेंस इकट्ठी करके कोर्ट में पेश करें जिस पे आपका कन्वेक्शन रेट बढ़ जाए, क्योंकि आपका कन्वेक्शन रेट बहुत कम है सर। सर मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ऐसा है कि बिल्कुल आपने कुछ शहरों की मिसाल दी है, बिल्कुल जनूबी पंजाब में कुछ इस तरह से हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान इज अ बिग डिस्ट्रिक्ट। ये कोई 5.5 मिलियन की आबादी, 55 लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से 6 MNAs और 13 MPs हैं। जी यहाँ सर। पर SP इन्वेस्टिगेशन इज हियर। जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो SP इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी निगरानी में होती है। अलबत्ता थोड़ा सा सिलसिला जो है वो राजनपुर की हद तक है, लेकिन डेरा गाजी खान में भी SP इन्वेस्टिगेशन वहां पर बैठता है। और आगे तो फिर चले जाएं तो मुल्तान से लेके बिल्कुल टिल जो है वो अटक तक जो है ना आपका जो पंजाब है उसके अंदर तो इसी तरह सा है कि वो वाच एंड वार्ड अलहदा है और बाकी अलहदा है। एक दो शहर रह गए पंजाब के अंदर। जहां तक सर आपका क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इसको जो है ट्रस्ट अदालतों का भी होना चाहिए, लेकिन एक बात है कि अगर कोई आदमी बेगुनाह अगर बेगुनाह हुआ है तो अदालतों ने यहां तक कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी कि एट द टाइम ऑफ बेल द ओपिनियन ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो है वो इट हैज गॉट रेलिवेंसी एट द टाइम ऑफ बेल। तो अच्छा। अगर किसी बंदे के ऊपर कोई ऐसा कोई डायरेक्ट एलिगेशन वगैरह नहीं है, मतलब टू मेकिंग अ फायर शॉट to the disease and with that fire shot the person was come to the injury कि उससे फौत हो गया, तो उसको रेलिवेंसी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसको मानती है जी, क्यों नहीं मानती। लेकिन ये एक बात मैं और आपके नाजरीन के लिए अर्ज करता चलूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ओपिनियन इज नॉट इप्सी डिक्सेट बाइंडिंग। इप्सी डिक्सेट बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो बेसिकली एलिबाई ना हो, जो बेसिकली कोई ऐसे शवाहिद ना हो, वो ये कहे जी मेरी खुफिया और इलानिया तफ्तीश के अंदर जो है ना ये बंदा बेगुनाह है। तो अगर खुफिया और इलानिया तफ्तीश, तो कोई खुफिया और इलानिया तफ्तीश नहीं है ना जी। उसके लिए अगर आप मवाद इकट्ठा करके देंगे तो यकीनन जो है जनाब अदालतें उसको मानेंगी, क्यों नहीं मानती है, मानती भी हैं। मैं प्रोटेक्टिंग लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तो बिल्कुल मानती हैं जी, बिल्कुल मानती हैं इसको, और मानती हैं। और यकीनन अगर कोई बंदा गुनाहगार भी होता है तो उसकी भी जो है ना जी बात अच्छा वो तरीन समझते हैं साहब, कि नहीं जी यहाँ इसकी एक तो एक एक सर और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर। तफ्तीश में जो पुलिस है वो एक मुलजिम को बेगुनाह करके ले जाती है, मुलजिम गिरफ्तार है, उसे अरेस्ट कर लिया गया, रिमांड उसका हो गया, अब वो उसने देखा तफ्तीश में ये बेगुनाह है, वो उसे डिस्चार्ज कराना चाह रही है। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है तो सर मजिस्ट्रेट साहब डिसएग्री कर देते हैं, और अगर वो बेगुनाह बंदा है तो 1 साल से पहले तो उसकी जमानत नहीं होती सर, अगर 302 है तो क्या उसमें खामी होती है ऐसी पुलिस की रिपोर्ट में जिसकी वजह से वो अदालत डिस्चार्ज नहीं करती उसको? बहुत खूबसूरत सर आपने क्वेश्चन किया। अभी यहाँ पर एक हमारे रहीमिया खान में एक बड़ा अच्छे लोग हैं, तो गयूर साहब उनका नाम है, ये बिलोंग्स टू सैयद फैमिली, तो बात मैं उस कास्ट की नहीं कर रहा। तो वो पुलिस की तफ्तीश के अंदर बेगुनाह था, और जिस वक्त जो है ना जी उसका वो किया गया तो मजिस्ट्रेट साहब ने उससे उन्होंने डिसएग्री कर दिया। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसमें कुछ व्यूज जो हैं वो ऐसे हैं, साइटेशंस कुछ ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि जी इफ द ऑफेंस इज नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट देन द मजिस्ट्रेट शुड इमीडिएटली फॉरवर्ड द चालान टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज, क्योंकि वो कहते हैं जी उनकी कॉग्निजेंस उनकी है नहीं। जी बिल्कुल, हालांकि वो ये मैं ये सेशन समझता जज हूँ कि मैं 302 इससे है सर, बिल्कुल जैसे वो एग्री सेशन नहीं जज करता सुनते इस हैं बात। जी सर। सर मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करता। रीजन उसकी ये है, मैं आपको अर्ज करता हूँ। सर देखें, जब भी आप पुलिस की रिपोर्ट 173 के तहत जो है वहां पर भेजी जाती है, और 173 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट के पास जो है वो चाहे बंदा गुनाहगार हो या बेगुनाह, हम इस वक्त बेगुनाही की बात करेंगे, 173 के मुताबिक उसकी 173 की रिपोर्ट बना के उसका भिजवा दिया जाता है, डिस्चार्ज रिपोर्ट बना के, वो भी 173 के तहत ही डिस्चार्ज रिपोर्ट भेजी जाती है। मैजिस्ट्रेट जो है वो 190 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो उसकी कॉग्निजेंस जो है ना वो उसको सुनता है, और सुनने के बाद जनाब अल्लाह जो है ना जी वो चाहे तो वो उनके पास 190 के तहत जो है ये पावर है, वो चाहे तो ही में नॉट एग्री विद द कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ द पुलिस, वो उससे जो है ना जी वो कर सकता है।
लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उसको जो है ना जी वो उन्होंने ये किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करता। जी वो ना एग्री करने के ऊपर अब एक और पंडोरा बॉक्स जो है जी वो खुला। अब उसमें ये है जी कि क्या मजिस्ट्रेट साहब का जो वो ऑर्डर है, क्या वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है या जुडिशियल ऑर्डर है, वो ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है। अब ये है कि नया जो है ना जी उसके तहत जो है ना जी फिर अगर वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो आपको जो है ना 199 के तहत जाना पड़ेगा, और अगर वो रिवीजन उसकी दायर करनी है, अगर वो जुडिशियल ऑर्डर है तो फिर आपको सेशन कोर्ट के अंदर रिवीजन जो है उसकी दायर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त भी 190 के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट साहब पुलिस की उस ओपिनियन जो है कि जी मुलजिम बेगुनाह है, तो उसके ऊपर उसको पूरे तरीके से थ्रैश करना चाहिए, उसको पूरे तरीके से देखना चाहिए और एक डिटेल्ड फैसला देना चाहिए कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये समझता है कि वो ही इज गोइंग टू डिसएग्री विद द कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ द आईओ। तो आईओ की जो फाइंडिंग है, क्योंकि जाहिर बात है किसी कत्ल के अंदर अगर उसने किसी बंदे को बेगुनाह किया है तो वो किसी बुनियाद के ऊपर ही किया होगा, तो आगे जो है ना फिर वो भिजवा देते हैं जिसको 193 के तहत सेशन कोर्ट जो है अच्छा सर, मैंने ये भी देखा है कि जज साहबान कुछ ज़्यादा लिखने की तकलीफ गवारा नहीं करते, वो सिर्फ उसी जो रिमांड या डिस्चार्ज रिपोर्ट मुरतब की जाती है उसी पे 2-4 लाइनें लिख देते हैं कि जी ये नामजद FIR है और 161 के बयानात जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, इसलिए हम इसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो जो 161 के बयानात हैं सर, उनकी कितनी अहमियत है? और आपको पता है कि ये 161 के बयानात तो पुलिस वाले वहीं घर बैठे लिख लेते हैं। कभी मुझे तो याद नहीं अपनी सर्विस में कि हमने किसी से गवाह से पूछा हो, वो तईद FIR ही चल रही होती है। तो क्या ये गलत नहीं हो जाता तफ्तीश? वो अगर बंदा बेगुनाह है तो उसके साथ तो सर बहुत बड़ा जुल्म है ये। सर ये मैं बिल्कुल आपकी बात से इतफाक करता हूँ। माशाल्लाह यू आर अ लॉयर ऑफ हाई कोर्ट, तो बिल्कुल आपका अपना एक तजर्बा पूरी लाइफ का पूरा वो पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। जो 161 का बयान है वो तो बिल्कुल जो है डिटो उसकी जो FIR होती है और जो मुद्दई होता है उसकी ही तायद कर रहा होता है कि जी उसके मुताबिक वो कहता है जी मैं भी वहां पर मौजूद था। लेकिन मेरे अपने नोटिस में है कि 98% जो है ना कंप्लेनेंट होता है तो ना ही गवाहान होते हैं। तो ये पुलिस की बल्कि मेहरबानी है। मैंने एक दफा हाईकोर्ट में भी कहा था, तो मैंने कहा था ये पुलिस की मेहरबानी है, लाश पड़ी होती है मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक, बिकॉज माई ब्रदर वाज अ जज, जी तो जी वो सर, खुद आई नो। जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे। जी जी मैं जी खुद भी जो माशाल्लाह। है ना 2002 से 2007 तक मैं खुद भी जज रहा हूँ। जी जी तो बात यह है कि वो तो पुलिस की मेहरबानी है कि लाशें पड़ी होती हैं और उसके बाद वो उनको ढूंढ ढूंढ के मुद्दइयों को और गवाहों को रोजनामचा रुके होते हैं और ये सारा कुछ करके, तो अदरवाइज मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद किसी आदमी को भी सजा ना हो। तो ये तो पुलिस का बड़ा पिवटल रोल है कि वो उसके बावजूद जो है ना जी एविडेंसेस जो है ना वो कलेक्ट करके वो करते हैं। तो ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि जो पुलिस मतलब जिस तरह का एक अपनी इन्वेस्टिगेशन करके और इस माशरे के अंदर जो है वो ये पहुंच जाते हैं इस नतीजे के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशनों के बाद कि ये वाकई गुनाहगार है, और उस गुनाहगार को सजा दिलाने के अंदर वो पूरे तरीके से और एविडेंसेस भी कलेक्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अप्रिशिएटेबल बात है पुलिस के जी पार्ट के बिल्कुल ऊपर। जी सर, लेकिन पुलिस की बड़ी 161 मेहरबानी का है जहां सर, कम से कम यहाँ मेहरबानी तो करते हैं। तो नाजरीन यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। सरदार ज़फ़र खान तरीन साहब एडवोकेट हमारे साथ हैं और वक्फे के बाद फिर मुलाकात होती है। नाजरीन, वक्फे से पहले बात हो रही थी सरदार ज़फ़र खान तरीन साहब एडवोकेट से, तो दोबारा वहीं से सिलसिला हम शुरू करते हैं। अच्छा खान साहब, ज़रा ये फरमाइएगा कि 169 ज़ाब्ता फौजदारी ये बहुत बड़ा हथियार है SHO के पास जो इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने तो खैर किया है, उस पर बड़ी बात है सर कि तफ्तीश में 169 ज़ाब्ता फौजदारी का क्या रोल है? थोड़ा सा इस पर ब्रीफ हमें बताइए सर। सर इसमें ऐसा है कि ये 169 ज़ाब्ता फौजदारी जो 169 है, 169 का यकीनन ये पुलिस का एक प्रीरोगेटिव राइट है कि वो जिस वक्त इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसके खिलाफ डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है, और जहां पर डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस होती है तो वहां पर जो है वो 169 की रिपोर्ट अपनी बनाते हैं और मुलजम को थाने से ही छोड़ दिया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये राइट पुलिस का जो है यकीनन ज़ाब्ता फौजदारी और कानून जो कि एक लेजिस्लेशन हुई है, दैट इज इनेक्टेड लॉ, यानी कि 2/3 की मेजोरिटी से जो बने होते हैं लॉज,
तो उनके मुताबिक जो है वो उसका पुलिस का ये अख्तियार है कि जिस वक्त भी वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहाँ पर मुलजिम के खिलाफ डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है तो उसको रिलीज कर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज आपके नाजरीन के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर बाज़ औक़ात होता क्या है, होता सर खान साहब ये है कि एक आदमी जिस वक्त रिमांड पे जिस वक्त होता है तो रिमांड पे होने के बाद जिस वक्त उसको रिमांड पे लिया जाता है यानी कि फिजिकल रिमांड पे होता है, तो अब पुलिस के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है। वो ये कहते हैं कि जी आदमी जो है वो हमारे पास फिजिकल रिमांड पे है और 3 दिन के बाद हमने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है, और उधर से वो ये समझता है कि डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है। अब जिस वक्त वही आदमी जिस वक्त डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस के तहत अगर थाने से छोड़ दिया जाता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेनेंट पार्टी है, उनके काउंसिल जो है वो जाके अदालत के अंदर जो है ना जी वो पिटीशन दायर कर देते हैं कि जनाब बंदा तो फिजिकल रिमांड के ऊपर था और फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस ने थाने से छोड़ दिया 169 के तहत, तो इस वजह से जो है ना जी वो जी सर वही की जाए। जी तो ये मैं ये समझता हूँ कि वो नॉर्मली इस तरह की एप्लीकेशन हमेशा खारिज ही हुई हैं, इस तरह की पिटीशन हमेशा खारिज हुई हैं। वो 169 जो है वो अपनी जगह पर एप्लीकेबल है, वो पुलिस का अपना अख्तियार है। अच्छा सर, इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, आम पुलिस वाले कंफ्यूज होते हैं इस पे कि 169 जो है क्या 24 घंटे के अंदर अंदर जब आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो आपने देखा उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है चालान के लिए, क्योंकि दो हमें ये बताया जाता था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि जुर्म जो सबूत मुजरमियत काबिल गिरफ्तारी, अगर आप 54 में गिरफ्तार कर रहे हैं या वैसे उस मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं तो होता था सबूत मुजरमियत काबिल गिरफ्तारी सफ़ा मिसल पे मौजूद है और मैं इसे गिरफ्तार करता हूं, और चालान में लिखा जाता था 173 की रिपोर्ट में कि सबूत मुजरमियत काबिल चालान सफ़ा मिसल पे मौजूद है। ये दो चीज़ें क्या हैं सर, सबूत मुजरमियत काबिल गिरफ्तारी और काबिल चालान? सर सबूत मुजरमियत जिस बंदे के खिलाफ होगा, तो सबूत मुजरमियत जिस भी बंदे के खिलाफ होगा तो सर्टनली तो वो काबिल चालान ही होगा। मतलब